हकीकत के करीब है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जापान के दौरे पर हैं और इस दौरान कई ऐसी डील्स हुई हैं जिसमें बुलेट ट्रेन भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हालिया जापान यात्रा के दौरान सेंडाई के तोहोकू शिकानसेन प्लांट पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के लिए बन रहे अत्याधुनिक बुलेट ट्रेन E10 का जायजा लिया। यहां पर भारत जापान की मजबूत साझेदारी का यह प्रतीक भी है, जो भारत की रेल क्रांति को रफ्तार देगा। ये रिपोर्ट देखिए। जापान में बुलेट ट्रेन देखने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। जापान की बुलेट ट्रेन एडवांस E10 में किया सफर। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में मदद कर रहा जापान। 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगी E10 बुलेट ट्रेन। ट्रेन वो गाड़ी जो हमेशा से भारत की धड़कन रही है। ये गांव, शहर, अमीर, गरीब सभी को जोड़ती है। इसमें कैटेगरी भले ही डिवाइड की गई हो, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में इससे बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें हर कोई बैठ सकता है। आज वही रेल नए भारत की पहचान बनने जा रही है। भारतीयों का सपना साकार होने जा रहा है। इसमें बुलेट ट्रेन जुड़ने वाली है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में बुलेट ट्रेन के एडवांस E10 कोच देखने मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे, जहां भारतीय मूल के पायलट बुलेट ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। भारत में दौड़ने जा रही हाई स्पीड ट्रेन। जापान की तरह भारत में भी दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी रेल। पीएम मोदी ने जापान में किया बुलेट ट्रेन का सफर। जापान की बुलेट ट्रेन दुनिया भर में तेजी और सुरक्षा का प्रतीक है, और अब यही सपना भारत की धरती पर उतरने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस तकनीक को नजदीक से देखा और महसूस किया, ताकि आने वाले कल में भारतवासी भी ऐसी यात्रा का हिस्सा बन सके। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच दौड़ेगी। 508 किलोमीटर की ये दूरी, जिसे आज 6 से 7 घंटे में तय किया जाता है, सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी होगी। ये रफ्तार सिर्फ दूरी नहीं घटाएगी, बल्कि दिलों को भी जोड़ेगी। मुंबई अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन। 2017 में पीएम मोदी ने रखी थी परियोजना की नींव। जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे मौजूद। 508 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 3 घंटे में कर सकते हैं तय। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का 71% काम पूरा हो चुका है। 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 317 किलोमीटर वायाडक्ट का निर्माण हो चुका है। 2026 में गुजरात में पहला 50 किलोमीटर का सैंक्शन शुरू होने की उम्मीद है, और 2029 तक पूरा कॉरिडोर चालू हो सकता है। जापान भारत को 2 शिंकानसेन ट्रेनें E3 और E5 मुफ्त में दे सकता है, जिनकी डिलीवरी 2026 में हो सकती है। अब बात करते हैं उस बुलेट ट्रेन की जो भारत की रेल व्यवस्था को बदल देगी। E10 ये अगली पीढ़ी की ट्रेन जापान की अल्फा एक्स तकनीक पर आधारित है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। मुंबई अहमदाबाद रूट पर ये 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ये ट्रेन अपनी बेजोड़ सुरक्षा के लिए मशहूर है। डिजाइन किंगफिशर पक्षी की चोंच से प्रेरित है, जो सुरंगों में शोर और दबाव को कम करता है। E10 ट्रेनें पर्यावरण के अनुकूल है। कम ऊर्जा में अधिक दूरी तय करती है ये ट्रेनें। ये ट्रेन 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगी। इसकी
टॉप स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। जापान और भारत इस एडवांस बुलेट ट्रेन को एक साथ पटरी पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं। अत्याधुनिक सेफ्टी सिस्टम इस पर है। आरामदायक कोच डिजाइन है। हवाई जहाज जैसी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। आम आदमी भी सफर करने में सक्षम होगा। यात्रियों को लग्जरी का अनुभव ये बुलेट ट्रेन देगी। इस्तेमाल होने वाले कई कलपुर्जे भारत में बनेंगे, जो स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत की रफ्तार अब बुलेट ट्रेन की गति पकड़ने वाली है। पीएम मोदी का ये सपना न सिर्फ समय बचाएगा, बल्कि रोजगार, अर्थव्यवस्था और भारत की वैश्विक छवि को भी नई ऊर्जा देगा। भारत अब उस दौर में प्रवेश करने जा रहा है, जहां यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का साधन नहीं होगी, बल्कि गर्व, रफ्तार और नए भारत की पहचान होगी। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों की उड़ान है। न्यूज इंडिया से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से बुलेट ट्रेन का सपना अब जल्द ही साकार होने जा रहा है। एक और अमेरिका टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को इसको लेकर झटका भी देखने को मिला है, क्योंकि कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है। और इसी पर आज चर्चा होगी, क्योंकि जापान के साथ ये जो डील्स आज हमने की है, इसका आने वाले समय में क्या फायदा हो सकता है और अमेरिका और चाइना पर इसका क्या असर होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने इकोनॉमिस्ट अजीत झा जी जुड़ गए हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और धीरज कुमार गुप्ता जी जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार। दोनों का सर आप बहुत बहुत स्वागत है और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद भी। सबसे पहले मैं अजीत झा आपसे ही समझना चाहूंगी, ये जो नई ट्रेड डील हो रही है जापान के साथ में, प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और खबरें तो ये भी सामने आई हैं कि ये जो ट्रंप के टैरिफ है उससे जापान भी काफी परेशान है। और जापान के परेशान होने के बाद एक उद्योग मीटिंग होने वाली थी अमेरिका में, लेकिन जापान वहां शिरकत नहीं करता है, लेकिन पूरा कैबिनेट, पूरा उद्योग जगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में वहां मौजूद होता है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि भी है। और आने वाले समय में जो ट्रेड डील्स इस वक्त भारत कर रहा है, इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जापान के साथ जो भारत का रिलेशन है, चाहे वो ट्रेड का रिलेशन हो या कल्चरल रिलेशन हो, वो बहुत ही पुराना है, बहुत पहले से चला आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो अभी की जो यात्रा हुई है जापान में, उन्होंने बोला है कि 10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट जो है जापान से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 1 डिकेड में। और उन्होंने जो ध्यान देने योग्य बात थी, उन्होंने बोला कि येन में, तो जापानी मुद्रा में वो बात कर रहे थे कि $10 ट्रिलियन का जो ट्रेड होगा वो येन में होगा। यदि आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, अराउंड $67 बिलियन की बात हो रही है कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो जापान शुरू से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है हमारे यहाँ, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को लेके, व्हीकल्स को लेके, मैसेंजरी आइटम्स को लेके। और हम भी जापान में, हमारा भी जापान के साथ एक अच्छा एक्सपोर्ट है। तो ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ऑलरेडी एक प्रोसेस था, क्योंकि लास्ट ईयर जो ये इंडिया जापान इकोनॉमिक डायलॉग समिट का जो स्टार्ट हुआ था, उसका जो ये नेक्स्ट राउंड है जो जापान में देख रहे हैं हमको, मैं उसे उस तरह से देख रहा हूँ। और कहीं ना कहीं जो आपने बात ट्रम्प टैरिफ की जो बात आप कर रही हैं, तो ये तो ऑलमोस्ट है ही कि जितने भी देश हैं आज के डेट में वर्ल्ड में, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, वो सबके सब अफेक्टेड है इस तरह का जो एडवर्स ट्रेड पॉलिसीज यूएस की है। तो इंडिया भी अफेक्टेड है, जापान भी अफेक्टेड है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से देखिए नए नए ट्रेड डील्स इस वक्त भारत जापान के साथ कर रहा है, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को इससे झटका जरूर लगेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की यही मंशा है कि किसी भी तरीके से भारत की जो बढ़ती इकोनॉमी है, जो बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तेजी से जो रफ्तार पकड़ रही है, इसको थमाया जा सके और भारत सिर्फ अमेरिका की बात माने। यूएस डॉलर्स में जिस तरीके से पिछले दिनों में डील्स होती थी, आज भी वही रहे, लेकिन भारत नए नए तरीके डील्स के लिए ढूंढ रहा है, क्योंकि व्यापार बहुत जरूरी है। और आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत तमाम चीजों पर खुद पर ही निर्भर रहे और खुद ही इन चीजों का नया तोड़ निकाले। हमारे साथ धीरज कुमार गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, आज ही आपने खबर सुनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से कोर्ट ने फटकार लगाई है और उनके ज्यादातर टैरिफ को अवैध बताया है। इधर जापान के साथ हम नई नई डील्स कर रहे हैं। अगर हम इसका दूरगामी परिणाम देखें तो क्या फायदा और क्या नुकसान भारत के लिए और अमेरिका पर भी इसका क्या असर पड़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों जो बौखलाए हुए हैं, क्या इसके मायने निकाले जाए?
जी देखिए, सुचित्रा जी नमस्कार आपको। और मैं जो कई बार आपसे भी डिस्कशन हुआ है और हर फोरम पे बोलता हूं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस जरा सा उसके कई सारे डायमेंशंस हैं, उसमें ट्रेड केवल एक डायमेंशंस है। और मैं ये भी बता दूं कि अभी तक एक बार भी ट्रंप ने भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा फ्रेंड ही बोला है। और मैं जो एक इन्वायरमेंट देख पा रहा हूं कि एक तो टक लगा के वो अपनी जो है, अपनी जो बात उन्होंने बोल दी वो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं जो रिलैक्सेशन देख रहा हूं, जैसे जापान ने भी $68 बिलियन अगले 10 साल के लिए उसने भारत के साथ समझौता किया है, उसकी गाइडलाइंस पे काम चल रहा है। उसके बाद इजराइल ने जैसा बोला कि मैं भारत में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करूंगा जिससे कि ट्रेड जो हुई है तो हो जाए। सेकंड जो कोर्ट रूलिंग है, देखिए ट्रंप साहब को पहले ही 2 कोर्ट्स ने, जो लोअर कोर्ट्स थे, उन्होंने इसको इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर्स एक्ट जो है 1977 का, उसमें के अंदर गैर कानूनी घोषित कर चुका था। ये अपील पे गया था, अपीलिंग कोर्ट पे, अपीलिंग कोर्ट ने भी आज कर दिया। अब इसका सुप्रीम कोर्ट में वहां पे फैसला होगा। लेकिन एक ओवरऑल गाइडलाइंस और रेट अप्लाई ट्रंप के लिए बन चुका है कि उनको कोई पावर इस एक्ट में नहीं दिया गया। इनफैक्ट देयर इज नो वर्ड टैरिफ इन मेंशन्ड इन दैट, तो उसके अंदर कोई टैरिफ वर्ड नहीं है। तो आज अपीलिंग कोर्ट ने इतनी अच्छी लाइन बोली, मैं उसको पढ़ रहा था कि जिस वर्ड का नाम नहीं है उस पावर एक्ट में, तो उसको आपको उस वर्ड को इंसर्ट करने के लिए आपको कांग्रेस की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसलिए जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, जो भी फैसले ले रहे हैं, वो अभी तक हमारे हिसाब से गैर कानूनी है। वो भारत के लिए नहीं, अमेरिका के अंदर जो उनके विपक्षी दल हैं उनके लिए बहुत बड़ा हथियार मिल गया है, ब्राजील के लिए हथियार मिल गया है, और देश जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको हथियार मिल गया है, और WTO को भी हथियार मिल गया है जो कि और देशों को सेव करेगा। रही बात जापान की, देखिए जापान का भारत से रिलेशन, जिसे श्री झा जी भी बोल रहे थे, बहुत ही एक्चुअली नेचुरल है। विदेश नीति में 2-3 तरह के रिलेशन होते हैं। एक नेचुरल रिलेशन, जैसे जापान के साथ भारत का नेचुरल रिलेशन है, रसिया के साथ भारत का नेचुरल रिलेशन है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ नेचुरल रिलेशन है। बीच में भले ही श्रीलंका जरा से डाइवर्ट हो गया था, अगेन हमारे साथ आ गया है। तो ये जो कुछ नेचुरल रिलेशन, अब कुछ कॉस्मेटिक रिलेशन होते हैं। जैसे अमेरिका के साथ हमारा हमेशा रिलेशन इकोनॉमिक ट्रेड का रिलेशन रहा है ज्यादातर, और स्ट्रेटेजिक रिलेशन रहा है। हमारे भावनात्मक रिलेशन बहुत ज्यादा नहीं रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे जापान के साथ, तो जापान में 1972 में पैनासोनिक ने भारत में पहला प्लांट बनाया, और 72 से हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखे। और हमारे अंदर एक जहन में एक चीज भी है कि अगर हम जापानी चीज को खरीदते हैं तो हम बहुत फील बैड नहीं करते, लेकिन अगर हम चाइनीज खरीदते हैं तो हम जरा सा बैड फील करते हैं, गिल्टी सा फील करते हैं। ये रिलेशंस का जो भाव है, ये जापान और चाइना के बीच में, इसलिए चाइना भी हमारा जो रिलेशन है वो कॉस्मेटिक रिलेशन, वो समय उसको डिसाइड करता है कि उसके साथ कैसे रिलेशन बनाने। इसलिए जापान के साथ और जो अभी हमारा चल रहा है, और उसके बाद हमारे पास चाइना के जो साथ रिलेशन बनने जा रहे हैं, वो भारत को एक स्विंग्स देने जा रहे हैं। और अगर कहीं RIC की मीटिंग हो गई, रसिया, इंडिया और चीन की, तो अगर वो होता है तो वो एक बहुत बड़ा झटका होगा यूरोपियन कंट्री के लिए। भारत एक नया फ्रंट बना पा रहा है बड़े स्टारवर्ड कंट्री जो मिलके। और जापान के साथ जो रिलेशन, 3 टाइप के रिलेशन है। देखिए, इकोनॉमिक्स रिलेशन है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। स्ट्रेटेजिक रिलेशन में क्वाड है, उसके साथ भारत और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ वो क्वाड है। वहां पे अगर रिक बनता है तो जापान को भी झटका लग सकता है, अमेरिका भी लग सकता है। लेकिन जापान चाहेगा कि क्वाड में हमारी महत्ता बनी रहे, क्वाड न टूटे। और स्ट्रेटेजिक रिलेशन और जो हमारे पास अगर मैं देख रहा हूं तो सियाचिन जो मैटर है, साउथ चीन का, साउथ चीन के जो साउथ सी है, उसमें चाइना के साथ जापान की बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। भारत उसमें जापान को सपोर्ट करता है। तो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत हमेशा जापान के साथ है। और क्वाड अगर देखें तो पॉलिटिकल फोरम पे भी भारत क्वाड जापान के साथ है। और इकोनॉमिक में तो देख रहे हैं, सुजुकी हमारी जो है मारुति सुजुकी अराउंड 150% उनका शेयर इंडियन कार में है, जिसमें कि अराउंड 50+ तो सुजुकी का है, प्लस उसके बाद मारुति का है। और प्रधान मिनिस्टर का पिछले 3-4 दिन में जो उन्होंने बार बार उनका वर्ड, आप उनका अगर भाषण सुने होंगे तो उसका उनका वर्ड था मारुति मारुति मारुति, नो सुजुकी। बट ही वाज वो चाह रहे थे पब्लिक को बताना भारत के कि मारुति मेरी जिंदा है, और हम जो कार बेचेंगे उसमें से अगर हमारा 40% शेयर है, 30%, तो वो पैसा तुम लोग ज्यादा खरीद बेचोगे तो पैसा भारत में आएगा। तो एक बहुत ही अच्छा रिलेशन जापान के साथ और बहुत अच्छे समय पे दौरा हुआ। जी सुचित्रा। बिल्कुल। अजीत झा जी, आपसे मैं अब ये समझना चाहूंगी, जिस तरीके से रिलेशंस तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन एज
एन इकोनॉमिस्ट, आप जो ये पूरी चीजें देख रहे हैं और अब ट्रिलियंस में, अब जापानी येन में ये पूरा जो व्यापार है आगे होने वाला है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि भारत के जो लोग हैं, लगभग 5 लाख भारतीयों को जापान में नौकरी भी दी जाएगी और तमाम चीजें, सुरक्षा को लेकर भी डील्स हुई है। आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी को कितना बड़ा ग्रोथ दिला सकता है और किस कदर, जैसे कि अब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दावा तो प्रधानमंत्री का ये भी है कि आने वाले समय में जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो जापान के साथ ये डील्स तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कितना बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है? जी देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जापान, आज के डेट में जापान को किस चीज की जरूरत है और इंडिया को जापान से किस चीज की जरूरत है। जापान की बात करें तो जापान का जो डेमोग्राफी है वो एजिंग हो रहा है, तो वहाँ पे जो वर्कफोर्स चाहिए, एक स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में इंडिया से बहुत लोग जा सकते हैं, माइग्रेट वहाँ पे काम कर सकते हैं, जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। एक नॉलेज शेयरिंग का भी मौका मिलेगा इंडियंस को, वो यहाँ आके भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में हमको पार्टिसिपेशन चाहिए। देखिए अभी भी जो प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स प्लांट जो गुजरात में बन रहा है, उसमें जो जापान की कंपनी है उनकी जो भागीदारी है, या फिर रेयर अर्थ को लेके जो बात हो रही है, उसके सप्लाई चेन्स को लेके जो बात हो रही है, तो इस तरह की जो इम्पोर्टेंट जो एरियाज हैं जहाँ पे कि जापान के साथ जो भागीदारी होगी, उससे हमारा जो डिपेंडेंस दूसरे कंट्री पे, अभी जो रेयर अर्थ को लेके जो चाइना का जो मोनोपोली है, कहीं ना कहीं उस चीज को बैलेंस करने की जरूरत है कि दूसरे कंट्री में, इंडिया में सेमीकंडक्टर को लेके बार बार कई जगह सेमीकंडक्टर प्लांट्स लाने की बात हो रही है, तो उसमें जापान एक इम्पोर्टेंट पार्टनर हो सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि लगातार आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी या फिर विदेश मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि हम लोग एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहते हैं। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में मल्टी अलाइनमेंट हो रहा है। हमारा जापान के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, हमारा चाइना के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए उससे, क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, उसको हम बैलेंस कर पाएं। इस तरह का रिक्वायरमेंट है इंडिया को रेयर अर्थ मटेरियल्स का, यदि हमको चाइना से वो मिलता है तो वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यूएस के साथ भी रिलेशन हमारा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कर सकते हम क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प अभी 4 साल के लिए हैं और इंडिया यूएस जो रिलेशनशिप है ये लास्ट 20 ईयर्स में डेवलप हुआ है। आप देखेंगे कई लोग इस पे बात कर रहे हैं। तो इंडिया का जो यूएस के साथ जो रिलेशन रहा है, इकोनॉमिक रिलेशन, वो भी कंटिन्यू हो और ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में चीजें इम्प्रूव होगी, तो वही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि मैं झा जी आपसे यही पूछने वाली थी, क्योंकि हम, एक कहावत भी है ना कि हम सबको खुश नहीं रख सकते। तो जिस तरीके से भारत लगातार ग्रोथ कर रहा है, कहीं ना कहीं ट्रम्प को ये बात हजम नहीं हो रही है और वो अपनी बात मनवाने के चक्कर में टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अब कोर्ट से भी फटकार लगी है। अब धीरज कुमार जी, आपके पास ही आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि अब क्योंकि जापान के दौरे पर प्रधानमंत्री, और जल्द ही अब बुलेट ट्रेन भी भारत में दौड़ती हुई नजर आएगी। जहां तक रिपोर्ट्स आ रही है 29 तक सारी चीजें पूरी हो जाएगी और शायद 30 में हम भारतीय जो हैं वो बुलेट ट्रेन में बैठकर सफर भी कर सकेंगे। ये भारत के लिए कितना जरूरी था? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर आए थे, तभी उन्होंने ये बात कही थी कि जापान में बुलेट ट्रेन चलता है, भारत में भी चलेगा, और ये एक भारतीयों का बहुत लंबे समय से सपना रहा है। तो क्या लगता है आपको, जब ये सपना पूरा होगा और जापान इसमें जो बहुत अच्छा मदद कर रहा है, तो इससे रिश्ते जो मजबूत होंगे, इससे बाकी के देशों को मिर्ची लगती हुई नजर आ रही है क्या, दूरगामी अगर हम इस चीजों को देखें तो? जी जी, देखिए विदेशी मामलों में क्या होता है कि आपका स्ट्रेटेजिक पावर में जो शेयर होता है वो तब बढ़ता है सुचित्रा जी, जब आप खुद की टेक्नोलॉजी बनाते हैं, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करते हैं। हमारा अगर हम एग्जांपल देते हैं, अगर अमेरिका और चाइना को रसिया को देखें, अमेरिका से जो हमारे पास हथियार आता है 99% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन जो रसिया से हमारे पास हथियार आते हैं उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो 100% तो नहीं करता है, लेकिन उसकी जो फैक्ट्री सेटअप कर देता है इंडिया में, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत हद तक भारत में हो जाती है। इसलिए भारत में रशियन इक्विपमेंट का एक इकोसिस्टम बना हुआ है। तो भारत जापान से टेक्नोलॉजी लेके बुलेट ट्रेन बना ले, लेकिन हमको स्ट्रांग हम तब एशिया में या वर्ल्ड अफेयर्स में तब होंगे जब हमारे पास खुद की अपनी टेक्नोलॉजी होगी और हम ट्रांसफर करेंगे। ये दिखाता है कि आपका जो जीडीपी सेटअप है उसमें आपका सर्विस सेक्टर कितना है, और सर्विस सेक्टर के साथ आपका उसमें इनोवेटिव जो जैसे लॉयल्टीज कितनी है, इनोवेटिव आइडियाज कितने हैं। इस जैसे हम जापान का नाम लेते हैं, वियतनाम का नाम लेते हैं, हम बगल जो है थाईलैंड भी, साउथ कोरिया के कंपनी हमारे यहाँ सारे सामान बेच रही हैं।
ये मैसेज जाना चाहिए। देखिए कार के मामले में देखिए, भारत की कोई भी ऐसी कार आज की डेट में नहीं है जो विदेशों में एक लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालती हो। जहां से समझ रहे हैं इस चीज को कि आज ऐसा नहीं कि ऑडी जो है या बीएमडब्ल्यू कोई महंगी कार है या उसमें बहुत कुछ अलग इक्विपमेंट लगे हैं। एक अपॉर्चुनिटी कास्ट है कि हमारे अंदर जो थर्ड स्टेज इकोनॉमी भारत की है उसमें हमारे सॉफ्ट इकोनॉमी चल रही है। हमारे अंदर जरूरत है चाहे नहीं है, लेकिन हमको 7 स्टार गाड़ी ही चाहिए। भले ही आपको रिक्वायरमेंट, आप अगर मूवी देखेंगे, अमेरिकन मूवी देखिए या कोई, उसमें आप छोटी छोटी हैचबैक गाड़ियां देखेंगे रोडों पे, लेकिन भारत में एक गांव में भी लोगों में होड़ मची हुई। तो ये यूरोपियंस बहुत अच्छे से कैच कर लेते हैं कि इंडिया और थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो डिप्रेस्ड रहे हैं या कभी गुलाम रहे हैं, इनके अंदर अब इकोनॉमी शूटअप की है, तो इनके अंदर शो ऑफ इकोनॉमी चल रही है, उसको भुना भी रहे हैं। हमारे यहाँ अगर ऑटोमेटिक कार की जरूरत नहीं है तो भी हम ऑटोमेटिक कार खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पड़ोसी ने खरीदा है। तो इसको बहुत अच्छा वो लोग इकोनॉमिक ढंग से इनकैश करते हैं विदेशी। ये माइंडसेट और ये चीज हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनमें भी आना चाहिए, ताकि भारत भी एक वैसा देश बने जहां भारत की गाड़ियों की खरीदने के लिए विदेशों में होड़ मचे या भारत के सामान खरीदने के लिए, तब हमारी जीडीपी मानी जाएगी विश्व की सबसे अच्छी तीसरी। हम 5वीं इकोनॉमी जरूर हैं, 4वीं इकोनॉमी जरूर हैं, लेकिन उसमें हमारा देखिए कि पर कैपिटा शेयर कितना है, हम उसमें कितना आगे जा रहे हैं, हमारा उसमें टेक्नोलॉजिकल पार्ट कितना है। तो इन सब चीजों में अगर जो जापान के साथ, तो मेरा थ्रस्ट ये रहेगा टेक्नोक्रेट से, जापान ऐसे समझा कर राउंड टेबल पे, ताकि जो भी चीजें में दें उसके साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हमको करें। भले कि हमारे लिए जरा महंगा पड़ेगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से हम एक बड़ा देश बन सकते हैं। जी सुचित्रा जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो देखिए जापान के साथ ट्रेड डील्स हुई है, कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात से मिर्ची जरूर लगेगी, क्योंकि इन सारी चीजों को देखकर हम जैसे देख रहे हैं भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। तमाम ऐसे देश हैं जिनको कहीं ना कहीं इस बात से उनका मन जरूर विचलित हो रहा है। झा जी आपके पास आना चाहूंगी, मैं जरा ये समझना चाहती हूँ, जो दर्शक भी जुड़े हुए उनके लिए भी, पहले जो हम व्यापार करते थे वो US डॉलर में कन्वर्ट होता था, फिर ट्रांसफर होता था, लेकिन अब जापानी येन में ये पूरा व्यापार होने वाला है। इससे क्या असर पड़ेगा और क्या इसको किस तरीके से समझ सकते हैं कि US डॉलर में अब ये पूरा ट्रेड नहीं होगा बल्कि येन में होगा, और भारत अब इस चीज को लेकर भी आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए जो डॉलर की जो डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड में, इसको काउंट। तो आप दोनों मेहमानों को थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए जापान में 2 दिन का दौरा अपना पूरा कर चुके हैं और अब जापान से विदा ले रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के बाद चाइना जाने वाले हैं। तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर और अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए। 2 दिन का उनका ये दौरा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान से विदा लेते हुए नजर आ रहे। तस्वीरें भी सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का यह अहम दौरा था, जहां उन्होंने शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, 15वें शिखर सम्मेलन में, और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ मीटिंग की। कई कैबिनेट के मंत्री भी इस दौरान मौजूद थे। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ था। इस दौरान उन्होंने बुलेट ट्रेन और तमाम सुरक्षा और मोबिलिटी को लेकर, व्यापार को लेकर इस दौरान जापान के साथ कई व्यापार के समझौतों पर उन्होंने हामी भरी है और साझेदारी के साथ आगे बढ़ेगी, और जल्द ही भारतीयों का बुलेट ट्रेन में सवार होकर सफर करने का जो सपना था वो भी पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन का दौरा पूरा करने के बाद जापान से अब विदा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए थे। अजीत झा इकोनॉमिस्ट, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, और विदेश मामलों के जानकार धीरज कुमार गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।